मैंने बस मजाक में अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से कह दिया कि मेरे पापा देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन अगले ही पल उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सिर्फ मजाक मजाक में अपनी पहचान बदल दी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही मजाक उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने टाइम पास के लिए ऑनलाइन एक बहुत ही मजेदार लड़की से दोस्ती कर ली थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरे घर में थोड़ा बहुत पैसा है। मैं हंसते हुए बोला, इतना भी नहीं होगा जितना मेरे घर में है। फिर उसने कहा, मैं जिंक सर्कल की बड़ी राजकुमारी हूँ। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैंने तुरंत जवाब दिया, अच्छा तो मैं भी जिंक सर्कल का युवराज हूँ। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे पापा कौन है? मैंने बिना सोचे समझे बिजनेस जगत के सबसे बड़े लोगों में से एक का नाम बोल दिया, जांग चेंगशान। वैसे भी झूठ ही बोल रहा था तो सोचा थोड़ा बड़ा ही बोल देता हूँ। उधर चैट कुछ देर तक बिल्कुल शांत रही। फिर उसका मैसेज आया, अगर तुम्हारे पापा जियांग चेंगशान हैं तो फिर मेरे पापा कौन है? मेरे होंठ फड़क गए। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पापा कौन है ये मुझे कैसे पता होगा? अगली सुबह मैं हमेशा की तरह मेट्रो से ऑफिस जा रहा था। बोर हो रहा था इसलिए मैंने उसे मैसेज किया, ऑफिस पहुंच गई? नाश्ते में क्या खाया? उसने तुरंत जवाब दिया, अभी हेलीकॉप्टर में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। आज नाश्ते में स्मोक्ड फिश सलाद, पैनकेक और ब्लैक टी पी है। और तुम? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया से एयरलिफ्ट होकर आया हुआ एंगस बीफ खाया था, लेकिन स्वाद कुछ खास नहीं था। मुझे तो वही बीफ पसंद है जिसे सुबह की पहली किरण गाय के ऊपर पड़ते ही पकड़ लिया जाए। उसने हंसते हुए लिखा, हाँ, तुम सच में बहुत मजेदार हो। मैंने भी जवाब दिया, अभी तुम्हारे जितना नहीं। हम दोनों हर रोज ऐसे ही एक दूसरे से बढ़ चढ़कर झूठ बोलते रहते थे। उसी दौरान मेट्रो में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एक हाथ से मैं डंडा पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसे मैसेज कर रहा था, बेबी तुम अभी कौन सी लाइन में हो? उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने फिर लिखा, मतलब अभी किस मेट्रो लाइन में हो? उसका जवाब आया, फ्लाइट रूट। मैंने गहरी सांस ली, छोड़ो रहने दो। कभी कभी उससे बात करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसे इंसानों की भाषा ही समझ नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि मैं उसकी हर अजीब हरकत माफ कर देता था। उस रात जब मैं ओवर टाइम करके घर पहुंचा तब रात के लगभग 11 बज चुके थे। आखिरकार मेरी और जियांग श्याओ श्याओ की वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि किसी का भी दिल धड़कने लगे। उसकी आंखें ठंडी लेकिन बेहद आकर्षक थीं। बाईं आंख के नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। वह कैमरे की तरफ हल्का सा झुककर मुझे देख रही थी। वीडियो की क्वालिटी भले ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी लंबी लंबी पलकों को साफ देख पा रहा था। कॉल अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि उसकी मीठी आवाज सुनाई दी, फान बेबी आज इतनी देर कैसे हो गई? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। मैं स्क्रीन पर उसका चेहरा देखता रहा। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि इतनी ठंडी और रौबदार दिखने वाली लड़की इतनी प्यारी आवाज में कैसे बात कर सकती है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, जांग शाओक्सियाओ जरा नॉर्मल तरीके से बात करो। वह तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे बस अपने बेबी की याद आ रही थी। मैंने अपनी बाहों पर खड़े हुए रोंगटे देखते हुए कहा, अगर तुमने ऐसे ही बात की तो मैं अब भी कॉल काट दूंगा। वह तुरंत घबरा गई। सॉरी गलती हो गई, मैंने उसे घूरते हुए कहा। सिर्फ सॉरी बोलने से क्या होगा? अगले ही पल मैंने ठोड़ी ऊपर उठाकर कहा, चलो एब्स दिखाओ। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों की कंपनी में ज्वाइन कर लिया। यह कंपनी जियांग ग्रुप के अंतर्गत आती थी। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जैसे ही मुझे ऑफर लेटर मिला मैंने सबसे पहले जियांग श्याओ श्याओ को मैसेज किया, जियांग श्याओ श्याओ मुझे सच में ऑफर मिल गया। मैं उस कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ जहाँ काम करने का सपना देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। उसने तुरंत जवाब दिया, उन्होंने तुम्हें चुना, ये तो उस कंपनी की खुशकिस्मती है। फिर उसने पूछा, इस खुशी में सेलिब्रेट करें? अगर चाहो तो मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं। असल में जियांग श्याओ श्याओ हमेशा मुझसे ऑफलाइन मिलने की बात करती रहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि हमारी ऑनलाइन रिलेशनशिप जैसी चल रही है वैसी ही सबसे अच्छी है, इसलिए मैं हर बार उसे साफ मना कर देता था। कुछ देर बाद उसने उदास चेहरा वाला एक इमोजी भेजा। मैं हंसते हुए बोला, आज तो मैं इतना खुश हूँ कि अपने पापा से कहूंगा मेरे लिए एक पूरा क्रूज शिप ही खरीद दें। मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन तभी उसने अचानक पूछा, तुम्हारे पापा कौन है? मैंने फिर बिना सोचे वही नाम बोल दिया, जांग चेंगशान। वैसे भी झूठ ही बोल रहा था तो सोचा इस बार भी थोड़ा बड़ा झूठ ही बोल देता हूँ। चैट बॉक्स के दूसरी तरफ फिर से काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसका मैसेज आया, तो फिर मेरे पापा कौन है? मैंने माथा पकड़ लिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे पापा कौन है ये मुझे कैसे पता होगा? तभी उसका अगला मैसेज आया, मेरे पापा भी जियांग चेंगशान ही है। मैं जोर से हंस पड़ा। मुझे लगा वो बस मेरा मजाक आगे बढ़ा रही है। आखिर हम दोनों का सरनेम भी जियांग ही था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तो फिर चलो अपने पापा से कहकर हमारे लिए एक क्रूज शिप खरीदवा ही देते हैं। उसके बाद उधर से काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वह किसी काम में बिजी हो गई होगी, इसलिए मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर जब मैं आराम से अपने काम में लगा हुआ था उसी समय जियांग श्याओ श्याओ घबराई हुई सीधे जियांग चेंगशान के ऑफिस में पहुंच गई।
गई। उसने दरवाजा खोला और गंभीर चेहरे के साथ अपने पिता को देखते हुए कहा, डैड, क्या आपने बाहर कहीं एक और बेटा पैदा किया है? उस समय जियांग चेनशान आराम से पानी पी रहे थे। उसकी बात सुनते ही उन्हें जोर की खांसी आ गई। काफी देर तक खांसने के बाद उन्होंने खुद को संभाला, फिर हैरानी से बोले, श्याओ श्याओ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी तो सिर्फ तुम ही एक बेटी हो। श्याओ श्याओ ने बिना पलक झपकाए पूछा, तो जांग फान को जानते हैं? उसकी आंखों में अब भी शक साफ दिखाई दे रहा था। जांग चेंगशान तुरंत बोले, नहीं श्याओ श्याओ, तुम्हें ये सब किसने बताया? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कभी तुम्हारी माँ के साथ धोखा नहीं किया, चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े। मेरी सिर्फ एक ही संतान है और वो तुम हो। इतना कहते कहते जियांग चेनशान का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि बात कुछ ज्यादा ही अजीब है। उन्होंने तुरंत पूछा, ये जियांग फैन आखिर है कौन? श्याओ श्याओ मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ एक जवाब छोड़ गई, मेरा बॉयफ्रेंड। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने राहत की लंबी सांस ली। शुक्र है सच नहीं था, वरना प्रेमी प्रेमिका से सीधे भाई बहन बन जाते। कुछ ही दिनों बाद मैंने आधिकारिक तौर पर जियांग ग्रुप की कंपनी ज्वाइन कर ली। सालों का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। मेरा मूड इतना अच्छा था कि क्या ही बताऊं। अचानक मुझे कुछ दिन पहले की अपनी बात याद आ गई, जब मैंने मजाक में जांग शाओक्सियाओ से कहा था कि काश जांग चेंगशान सच में मेरे पापा होते, फिर तो मैं सचमुच जिंग सर्कल का युवराज बन जाता। मैं अपनी सीट पर बैठा यही सब सोच रहा था, तभी मेरे फोन पर जांग शाओक्सियाओ का मैसेज आया, नई नौकरी कैसी चल रही है? मैंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। उसने फिर लिखा, हमारी रिलेशनशिप को लगभग 6 महीने हो गए हैं, आखिर हम कब मिलेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो नई नौकरी शुरू हुई है, काफी बिजी हूँ, बाद में देखते हैं। हालांकि हम दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन पूरे 6 महीने बीत जाने के बाद भी मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। असल में मुझे हमारी ऑनलाइन रिलेशनशिप जैसी थी वैसी ही सबसे अच्छी लगती थी। मुझे डर था कि अगर ये रिश्ता असल जिंदगी में बदल गया तो शायद पहले जैसी खुशी कभी नहीं रहेगी। एक बार फिर मेरा इनकार सुनकर जियांग श्याओ श्याओ अपने ऑफिस में अकेली बैठ गई। उसके चेहरे पर साफ उदासी दिखाई दे रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? उसी समय उसकी असिस्टेंट वहां से गुजरी। चलते चलते उसके हाथ से कुछ दस्तावेज नीचे गिर गए। उन कागजों के बीच से एक फोटो वाला पन्ना भी फिसलकर नीचे आ गिरा। जियांग श्याओ श्याओ ने झुककर उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस फोटो और नाम पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। असिस्टेंट तुरंत घबरा गई। सॉरी जांग प्रेसिडेंट। जांग श्याओ श्याओ ने फोटो से नजर हटाए बिना पूछा, ये कौन है? असिस्टेंट ने जवाब दिया, जांग फान, शायद हेंगजी में अभी अभी ज्वाइन करने वाला नया कर्मचारी है। मैं अपनी सीट पर बैठा मौका मिलते ही थोड़ा बहुत आलस कर रहा था, तभी पूरे ऑफिस में अचानक हलचल मच गई। मेरे बगल में बैठे सहकर्मी ने बिजली की रफ्तार से अपना गेम बंद किया और कोहनी मारते हुए फुसफुसाया, जल्दी फोन रख, जियांग प्रेसिडेंट आ गई हैं। मैं एक पल के लिए चौंक गया। कौन? जियांग प्रेसिडेंट। ये सुनते ही मेरे भी हाथ पांव फूल गए। मैंने तुरंत अपना फोन बंद किया और ऐसे बैठ गया जैसे बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मेरे बगल वाला सहकर्मी धीरे से बड़बड़ाया, अजीब बात है, हमारे विभाग में तो ज्यादा काम भी नहीं रहता, आज जियांग प्रेसिडेंट अचानक निरीक्षण करने क्यों आ गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैं भी सबकी तरह कंप्यूटर पर टाइप करने का नाटक करने लगा। उसी समय एक लंबी और बेहद आकर्षक लड़की हमारी तरफ चलकर आई। मैंने सिर झुकाए झुकाए कीबोर्ड पर बेवजह उंगलियां चलानी शुरू कर दी, फिर चुपके से नजर उठाकर उसे देखने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, चलो देखते हैं ये असली जिंग सर्कल की राजकुमारी आखिर दिखती कैसी है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैंने दोबारा ध्यान से उसकी तरफ देखा। रुको, ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अगले ही पल मेरी आंखें पूरी तरह फैल गईं। जांग शाओक्सियाओ, मैं सपना तो नहीं देख रहा। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। मैं तो समझ रहा था कि तुम भी मेरी तरह मजाक कर रही हो, लेकिन तुम तो सच में अमीर घर की बेटी निकली। मैं अभी तक इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि उसकी नजर मेरी तरफ घूमने लगी। घबराकर मैं बिना एक सेकंड गनवाए कुर्सी से फिसलकर सीधे अपनी टेबल के नीचे छिप गया। नहीं, मैं इतनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं झेल सकता। मेरे बगल में बैठे वांग भाई मेरी हरकत देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। मैंने टेबल के नीचे से उनकी तरफ देखा और होंठों पर उंगली रखकर धीरे से इशारा किया, चुप। उसी समय जांग शाओक्सियाओ की ठंडी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी, इस सीट पर बैठने वाला कर्मचारी कहाँ है? उसकी आवाज बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वीडियो कॉल पर होती थी। न उसमें मिठास थी, न कोई नखरा, बल्कि इतनी ठंडी और रौबदार थी कि कोई भी डर जाए। कुछ पल के लिए वांग भाई भी घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, उसके पेट में थोड़ा दर्द हो गया था, वो वॉशरूम गया है। टेबल के नीचे छिपा मैं तुरंत सिर हिलाने लगा। वांग भाई, आज से आप मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। मुझे लगा इस बार मैं बच गया, लेकिन तभी हमारे विभाग के मैनेजर अंदर आ गए। उन्होंने सबसे पहले जियांग श्याओ श्याओ का अभिवादन किया, फिर चलते चलते अचानक मेरी सीट के सामने रुक गए। उन्होंने नीचे झांका और मुझे देखकर भौहें सिकोड़ ली। तुम नए कर्मचारी हो ना? टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? उनकी आवाज सुनते ही पूरे विभाग की नजर
मेरी तरफ घूम गई। अब मेरे पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं मजबूरी में धीरे धीरे टेबल के नीचे से बाहर निकला, चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ हाय। वो मेरा फोन नीचे गिर गया था। मैंने हाथ में पकड़ा फोन हिलाकर दिखाया, लेकिन पूरी हिम्मत लगाने के बाद भी मैंने एक बार भी सिर उठाकर जियांग शाओ शाओ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था, अगर उसने मेरी तरफ जरा भी ज्यादा देर देख लिया या एक शब्द भी ज्यादा बोल दिया तो मैं शर्म से वहीं जमीन में गड़ जाऊंगा। कुछ सेकंड तक पूरे ऑफिस में अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर जियांग शाओ शाओ बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसके जाते ही पूरे विभाग ने राहत की सांस ली। मैं भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। मेरे बगल में बैठे वांग भाई तुरंत कुर्सी खिसकाकर मेरे पास आ गए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, जियांग फैन, ये सब क्या था? सच सच बता, मामला क्या है? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। कौन सा मामला? वांग भाई ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी अभी मैंने तेरी जान बचाई और अब तू मुझे ही कुछ नहीं बताएगा? मैंने इधर उधर देखा, सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई और नहीं सुन रहा। फिर धीरे से उनके कान के पास जाकर बोला, असल में मैं ऑनलाइन उससे चैट करता था। वांग भाई ने तुरंत पूछा। फिर मैंने शर्मिंदगी से सिर खुजाते हुए कहा, मैंने उससे कहा था कि मेरे पापा जियांग चेंशान हैं। तो उसने भी कहा कि उसके पापा जियांग चेंशान हैं। मुझे लगा वो भी मेरी तरह मजाक कर रही है, लेकिन मैंने गहरी सांस छोड़ी। उसके पापा सच में जियांग चेंशान निकले। एक पल के लिए वांग भाई बिल्कुल शांत हो गए। फिर वो जोर जोर से हंसने लगे, इतना हंसे कि उनका पूरा चेहरा लाल हो गया। उन्हें देखकर मेरा चेहरा और उतर गया। मैंने झुंझलाकर कहा, हंस लो, आज जितना हंसना है हंस लो। मेरी तो पूरी इज्जत ही चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मस्खरा बन गया हूँ। उसी समय मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। एक के बाद एक कई मैसेज आने लगे। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली, भेजने वाली थी जियांग शाओ शाओ। एक पल के लिए तो मेरा मन किया कि उसे ब्लॉक ही कर दूं, लेकिन फिर याद आया अब तो मैं उसी की कंपनी में नौकरी करता हूँ, ब्लॉक करके भी कहाँ भाग सकता था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके चैट खोल ली। सबसे पहला मैसेज पढ़ते ही मैं जम गया, फन फन बेबी, तुम असल में वीडियो से भी ज्यादा हैंडसम हो। आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे प्लीज? मैंने अनायास पूरे ऑफिस की तरफ नजर दौड़ाई। अभी कुछ मिनट पहले यही लड़की पूरे ऑफिस को अपनी मौजूदगी से डरा रही थी और अब चैट में फिर से उसी पुराने अंदाज में मुझसे बात कर रही थी। उसका ये दोहरा रूप देखकर मैं अब भी पूरी तरह संभल नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से जवाब टाइप किया, आज नहीं, आज मुझे ओवर टाइम करना है। कुछ ही सेकंड बाद उसका जवाब आ गया, कोई बात नहीं, तुम्हें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना काम करना, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा काम भी करवा दूंगी। ये पढ़ते ही मुझे अचानक अपनी गलती समझ आ गई। अब मेरी बॉस वही थी। ओवर टाइम का बहाना उसके सामने बिल्कुल बेकार था। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर ली। लगता है इस बार उससे मिलना अब टलने वाला नहीं था। उस शाम मैं और जियांग शाओ शाओ बेसमेंट पार्किंग में मिले। जैसे ही हम आमने सामने आए, मैंने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने से हमेशा क्यों बचता था? अभी कुछ पल पहले तक मेरे साथ डिनर पर जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान आधी रह गई। उसने सावधानी से पूछा, क्यों, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम बस अमीर होने का नाटक करती हो, लेकिन आज पता चला तुम तो सच में बहुत अमीर हो। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर हिलाया, नहीं, बात वो नहीं है। फिर मैंने विषय बदलते हुए पूछा, रेस्टोरेंट बुक किया? उसका चेहरा फिर से खिल उठा, हाँ, एक फ्रेंच रेस्टोरेंट बुक किया है। इतना कहकर वह मुझे बुकिंग दिखाने ही वाली थी, लेकिन मैंने तुरंत रोक दिया। नहीं, मैंने कार में बैठते हुए सीट बेल्ट बांधी और कहा, फ्रेंच रेस्टोरेंट नहीं, चलो सड़क किनारे ठेले पर फ्राइड स्क्यूअर्स खाते हैं। कुछ ही देर बाद महंगी डिजाइनर ड्रेस पहने जियांग शाओ शाओ मेरे साथ सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर बैठी थी। उसकी खूबसूरती और पहनावे की वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोग बार बार मुड़कर उसे देख रहे थे, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, जियांग शाओ शाओ, अगर तुम्हें सच में मेरे साथ रिश्ता रखना है तो तुम्हें मेरी जिंदगी भी अपनानी होगी। पैसे कम हो तो भी इंसान को पूरे आत्मविश्वास से जीना चाहिए। उसने बिना झिझक सिर हिलाया। ठीक है, मैंने उसके सामने सीख रख दी। हर समय फोआ ग्रा और कैवियर खाने की जरूरत नहीं होती। लो, आज ये मसालेदार सीख खा कर देखो। अगर ये पसंद ना आए तो यहाँ नकली मीट वाली सीख भी मिलती है। सिंथेटिक बीफ, बतख के मांस से बनी नकली मटन सीख, जो मन करे खा लेना, आज मैं खिलाऊंगा। इतना कहकर मैंने अगले दिन के नाश्ते का भी प्लान बना डाला। और हाँ, कल से वो तुम्हारा महंगा हेल्दी ब्रेकफास्ट बंद। उसे खाकर कोई अमर नहीं हो जाता। कल मेरे साथ सोया दूध और जलेबी नहीं। मैं तुरंत हंस पड़ा। सोया दूध और तली हुई ब्रेड स्टिक खाने चलना। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है। मैं उसे लगातार छेड़ रहा था, लेकिन उसने एक बार भी बुरा नहीं माना। उल्टा वह हर बात मानती जा रही थी। उसे देखकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, जिंग सर्कल की राजकुमारी, एक साधारण आदमी की समझ से बाहर है। आखिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया? मेरी बात सुनकर वह सचमुच सोचने लगी, लेकिन तभी हमारे पास एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। मैंने मुड़कर देखा, कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद हैंडसम आदमी बाहर उतरा। पहली नजर में मुझे लगा शायद कोई फिल्म स्टार होगी, लेकिन अगले ही पल मैंने अपना विचार बदल दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास और रुतबा था। उसे देखते ही मेरे दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने बगल में खड़ी जियांग शाओ शाओ की तरफ देखा। उसकी नजरें बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। तुम आदमी ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, जियांग शाओ शाओ, मैंने सही देखा ना? तुम सच में सड़क किनारे खाना खा रही हो? जियांग शाओ शाओ का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने सपाट
आवाज में पूछा, कोई काम है? आदमी हल्का सा मुस्कुराई, अब मुझसे भी ऐसे बात करने लगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। क्या इसकी वजह यह है? उसकी नजर मुझ पर पड़ते ही मैं अनजाने में थोड़ा असहज हो गया। जांग शाओ ने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, बी यूनियाओ, जानबूझकर लोगों को गलतफहमी में डालने वाली बातें मत करो। मैं हमेशा से तुमसे ऐसे ही बात करती आई हूँ। सड़क किनारे का माहौल अचानक भारी हो गया। बी आई यूनियाओ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, शाओ शाओ, यही है वो लड़का? उसकी आवाज में साफ तिरस्कार था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसके साथ चल पाओगे? मैं चुप रहा, लेकिन उसके हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहे थे। तभी जियांग शाओ एक कदम आगे बढ़ी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बी यूनियाओ, मेरे निजी मामलों में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बी यूनियाओ ने होंठ भींच लिए। वह कुछ देर तक जियांग शाओ को देखती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। ठीक है, लगता है तुम दोनों अभी प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हो, फिर तुम जितना चाहो इसकी तरफदारी कर लो। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। मैंने मन ही मन उसका नाम दोहराया, बी आई यूनियाओ। मैं ये नाम याद रखूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उससे मेरी अगली मुलाकात इतनी जल्दी होने वाली है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही मुझे फिर से बी यूनियाओ दिखाई। वह अभी अभी जियांग शाओ के ऑफिस से बाहर निकला था। हमारे विभाग के सबसे ज्यादा खबर रखने वाले वांग भाई तुरंत मेरे पास आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, आज सुबह जियांग प्रेसिडेंट भी कंपनी आई थी और ये बी यूनियाओ अभी उनके ऑफिस से निकल कर आई है। मैंने उत्सुक होकर पूछा, ये बी यूनियाओ आखिर है कौन? उन्हें मेरे और जियांग शाओ के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के बताना शुरू कर दिया। अरे तुम नए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। सुनो, बी आई यूनियाओ और जियांग प्रेसिडेंट बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के घर पास पास थे। दोनों परिवारों के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। पीढ़ियों से दोनों परिवार बिजनेस पार्टनर हैं, यानी पुराने पारिवारिक संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा, बाद में दोनों विदेश पढ़ने भी साथ गए थे। भले ही अलग अलग यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन देश एक ही था। बी आई यूनियाओ जियांग प्रेसिडेंट को पसंद करता था और ये बात लगभग हर कोई जानता था। उसने कभी अपनी भावनाएं छिपाई भी नहीं। हालांकि जियांग प्रेसिडेंट हमेशा उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी, फिर भी सबको लगता था कि आखिर में शादी इन्हीं दोनों की होगी। आखिर उनसे ज्यादा एक दूसरे के लायक और कौन हो सकता है? वांग भाई हंसते हुए बोले, सच कहूं, आज भी कंपनी के ज्यादातर लोग यही मानते हैं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। जितना ज्यादा सुन रहा था, उतना ही मेरा मन भारी होता जा रहा था। मुझे लगा शायद कहानी की किताबों वाली बचपन के साथी वाली कहानी सच में मेरे सामने खड़ी है। कुछ देर बाद वांग भाई ने मेरी तरफ देखा, फिर अचानक बोले, अरे जियांग फैन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? मैंने जल्दी से चश्मा उतारकर आंखें मल ली, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरी भी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। ये झूठ मैंने उसी समय बना दिया। वांग भाई ने तुरंत मेरे कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, पुराना जाएगा तभी नया आएगा। अगली वाली उससे भी अच्छी मिलेगी। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सच तो ये था, उस पूरे दिन मैं अंदर ही अंदर टूटता रहा। इतना कि मैंने पूरे दोपहर जियांग शाओ के एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालांकि वह दोपहर में ही कंपनी से चली गई थी, लेकिन शाम होते होते वह फिर से कंपनी आ गई। जब जियांग शाओ अचानक दोबारा हमारे विभाग में पहुंची तो वांग भाई फिर से चौंक गए। अरे आजकल जियांग प्रेसिडेंट बार बार हमारे विभाग में क्यों आ रही हैं? हमारे यहाँ ऐसा कौन सा काम है? जियांग शाओ ने हमारे विभाग के मैनेजर से कुछ देर बात की। फिर मैनेजर मेरे पास आए और बोले, जियांग प्रेसिडेंट को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें जाननी है। इस हिस्से की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है। फिर मैं जियांग शाओ के पीछे पीछे बाहर चला गया। मैं उसके साथ एक खाली विश्राम कक्ष में पहुंचा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके चेहरे पर बनी हुई शांति एक पल में टूट गई। उसने हल्के से मेरे कंधे पकड़ लिए और चिंता भरी नजरों से मेरी आंखों में देखने लगी। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या बी आई यूनियाओ तुमसे मिलने आया था? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया। नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने बस तुम्हारे और बी आई यूनियाओ के बारे में सुना है। मेरी बात सुनते ही जियांग शाओ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए ईमानदारी से कहा, जियांग फान, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोली, मेरे और बी यूनियाओ के बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जब हम दोनों विदेश में पढ़ते थे तब भी हमारा ज्यादा संपर्क नहीं था। हमारे बीच कभी भी साधारण दोस्तों की सीमा से आगे कुछ नहीं हुआ। मैं किस परिवार में पैदा हुई, कैसे बड़ी हुई, या मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या तय किया, इनमें से किसी भी चीज को चुनने का अधिकार मेरे पास कभी नहीं था। लेकिन तुम वो इंसान हो जिसे मैंने पूरे दिल से चुना है। मैंने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया और उसके गाल को हल्के से छुआ। मैंने धीमी आवाज में कहा, जियांग शाओ, मुझे तुम्हारे प्यार पर कभी शक नहीं था। मैं बस इतना जानता हूँ कि बी यूनियाओ की बात गलत नहीं थी। ये कोई परियों की कहानी नहीं है। परिवार, हैसियत और पृष्ठभूमि की बात करें तो शादी के लिए पहली पसंद हमेशा बी आई यूनियाओ ही होगा। जब मुझे पहले से ही अंजाम पता है तो मैं ऐसे कैसे दिखावा करूं कि कुछ हुआ ही नहीं और पहले की तरह तुमसे प्यार करता रहूं। जियांग शाओ ने बिना एक पल की देरी किए मेरी आंखों में देखा। नहीं,
जांग फान, तुम गलत सोच रहे हो। मेरे माता पिता मेरी शादी में कभी दखल नहीं देते। मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मुझे अपनी ही बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जांग परिवार जैसा इतना बड़ा और प्रभावशाली परिवार, जहाँ शादी आमतौर पर परिवार के फायदे और रिश्तों के लिए होती है, वहाँ जियांग श्याओ श्याओ जैसी इकलौती बेटी को अपना जीवन साथी खुद चुनने की आजादी मिली हुई थी। शायद उसने मेरी आंखों में मौजूद हैरानी पढ़ ली। वह मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। तुम खुद मेरे मम्मी पापा से मिल लेना। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं रहने दो, अभी तो हमने डेटिंग शुरू ही की है। इतनी जल्दी घर वालों से मिलने की क्या जरूरत है। सच कहूँ मैं सचमुच बुरी तरह घबरा गया था। अगर सच में उनके घर गया तो क्या कहूंगा। क्या ये बताऊं कि मैं और जियांग श्याओ की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। ये सुनकर कौन विश्वास करेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर वालों से मिलने की बात फिलहाल रहने देते हैं, अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तब देखेंगे। जियांग श्याओ ने धीरे से पूछा, तो तुमने जो कहा था कल मुझे नाश्ता खिलाने ले जाओगे, वो अभी भी पक्का है ना। मैं हंस पड़ा। बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता तुम जैसी अमीर घर की बड़ी बेटी सोया दूध और जलेबी या फिर सड़क किनारे का नाश्ता खा भी पाओगी या नहीं। जियांग श्याओ ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, जांग फान अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर गंभीर होकर बोला, लेकिन जियांग श्याओ आज तुमने जो कुछ भी कहा है मैं उस पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। उसने बिना झिझके मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उसके इतना कहते ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। फिर उसने अचानक कहा, ताकि कल हम साथ में नाश्ता कर सकें, आज रात तुम मेरे घर ही रुक जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ये बहाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। अगली बार कहना तुम्हारे घर की बिल्ली साइकिल चलाती है। मेरी बात सुनते ही जियांग श्याओ एक पल के लिए घबरा गई। शायद उसे लगा कि मैंने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। वह जल्दी जल्दी समझाने लगी, नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरे घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं। मैं हंस पड़ा। उसे छेड़ने में सचमुच बहुत मजा आता था। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं चलूंगा। मेरे जवाब से जियांग श्याओ भी हैरान रह गई। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान किसी बच्चे जैसी मासूम लग रही थी। उसके घर पहुंचकर मैं चारों तरफ देखने लगा। फिर हंसते हुए बोला, वाह तुम अकेली इतनी बड़ी हवेली में रहती हो, तुम्हें अपने बेडरूम से किचन तक जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ती होगी। जियांग श्याओ भी हंस पड़ी। कोई बात नहीं, जल्द ही घर के अंदर भी हाईवे बनवा दूंगी। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ। उसने हैरानी से पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा ये चेहरा सच में बहुत खूबसूरत है। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अगले ही पल उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। जांग फान अगर तुम्हें मैं पसंद हूं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। मैं हंसते हुए बोला, अरे मैडम तुम कहीं प्यार में पूरी तरह पागल तो नहीं हो गई। हालांकि मेरे मुंह से मजाक निकल रहा था, लेकिन जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, उसके शरीर से आती हल्की सी खुशबू ने मुझे कुछ पल के लिए पूरी तरह खो जाने पर मजबूर कर दिया। वह मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर मैं प्यार में पागल हूँ। तुमने ही तो कहा था कि प्यार में पागल होना किसी लड़की की सबसे अच्छी बात होती है। मैं हंस पड़ा। अरे तुम्हें ये बात भी याद है। बहुत बढ़िया, तुम्हें पूरे नंबर मिलते हैं। उसी सुबह जब वांग भाई की बातें सुन रहा था तब मैंने मन ही मन ब्रेकअप तक करने का फैसला कर लिया था। लेकिन इस वक्त जियांग श्याओ की बाहों में खड़े खड़े मेरा दिल उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। जियांग श्याओ के घर में सचमुच बहुत सारे खाली कमरे थे। मैंने अपनी पसंद का एक कमरा चुना और आराम से सो गया। इतने बड़े घर में इतना मुलायम बिस्तर, ऐसी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। अगली सुबह मैं जियांग श्याओ के साथ नाश्ता करने निकल पड़ा। हम दोनों सोया दूध और तली हुई ब्रेड खाने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम गैरेज पहुंचे कि मुझे अचानक याद आया कि मेरा बैग ऊपर ही रह गया है। मैंने जियांग श्याओ से कहा, तुम नीचे इंतजार करो, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। मैं जल्दी जल्दी वापस ऊपर चला गया। लेकिन जब मैं बैग लेकर फिर से गैरेज की तरफ लौट रहा था तभी मुझे किसी के बहस करने की आवाज सुनाई दी। सिर्फ एक पल में मैंने उस आवाज को पहचान लिया। वो BI यून्याओ था। मैं कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर चुपचाप सीढ़ियों के कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। BI यून्याओ की आवाज पूरे गैरेज में गूंज रही थी। जियांग श्याओ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सबसे सही हैं। कोई भी इंसान मुझसे ज्यादा तुम्हारे लायक नहीं हो सकता। घराना, शक, पढ़ाई, हर चीज में हम एक दूसरे के बराबर हैं। हम दोनों व्यापारी हैं। अगर हमारी शादी होती है तो दोनों परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जियांग फैन, अगर तुम सिर्फ कुछ समय के प्यार के लिए अपनी समझदारी छोड़ दोगी तो पूरी जिंदगी पछताओगी। मैं दीवार के सहारे खड़ा चुपचाप उसकी हर बात सुनता रहा। इतने में जियांग श्याओ ने शांत लेकिन बेहद दृढ़ आवाज में जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, मैं एक व्यापारी हूँ। पहले मैं हर फैसले में सिर्फ फायदे और नुकसान का हिसाब लगाती थी, लेकिन जियांग फान से मिलने के बाद मैंने पहली बार किसी इंसान के लिए अपने अंदर की उस व्यापारी सोच को भुला दिया। मुझे लगता है इस जिंदगी में मुझे उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई दूसरा इंसान कभी नहीं मिलेगा। BI यून्याओ ने फिर कहा, जियांग श्याओ, तुम सिर्फ प्यार में अंधी हो गई हो। एक बार फिर अच्छे से सोचो। लेकिन जियांग श्याओ ने बिना झिझक उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी और दृढ़ थी। बस BUNYAO, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और जियांग
श्याओ श्याओ को एक मैसेज भेज दिया, मेरा बैग कहाँ है, कहाँ रखा है। मैंने पूरा कमरा देख लिया लेकिन मिल ही नहीं रहा। कुछ ही सेकंड में उसका जवाब आ गया, जब तुम ऊपर गए थे तब शायद तुमने उसे घर के दरवाजे के पास वाली कैबिनेट पर रख दिया था। मैंने जवाब दिया, अरे सच में वहीं नहीं था, मैं तो बेवजह पूरा कमरा खोजता रहा। मैं कुछ देर तक अंधेरी सीढ़ियों में अकेला खड़ा रहा। दिमाग में जाने कितने ख्याल आते रहे। जब मुझे लगा कि अब सही समय है तब मैं बैग लेकर धीरे धीरे गैरेज में चला गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलें नाश्ता करने चलते हैं। जियांग श्याओ श्याओ भी मुस्कुराई। चलो। मैं कार की आगे वाली सीट पर बैठ गया। खिड़की के बाहर सड़क के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ों पर सुबह की धूप बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी समय जांग श्याओ श्याओ ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, जांग फान, भविष्य में अगर कोई तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहे या तुम्हें किसी तरह की अफवाह सुनने को मिले तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम हमेशा मेरी पहली पसंद रहोगे। तुम्हारी जगह न पैसे ले सकते हैं और न ही कोई फायदा। इसके बाद लगभग आधा महीना मैं लगभग हर दिन जियांग श्याओ श्याओ के घर पर ही रहने लगा। यही वो समय था जब हमारा रिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत था। हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहता था। कभी हम दोनों साथ मिलकर केक बनाते ना, कभी फिल्म देखते और कभी रात भर दुनिया, ब्रह्मांड और समय जैसी बातें करते रहते। उस रात भी हम अभी अभी ब्रह्मांड और समय पर लंबी चर्चा खत्म करके बैठे थे। तभी अचानक मुझे एक बात याद आ गई। मैंने जियांग श्याओ श्याओ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती? वह मुस्कुराई। नियम तो मैंने ही बनाए हैं। मैंने कुछ पल सोचा, फिर हंसते हुए कहा, हाँ ये बात भी सही है। मैंने अपना सिर धीरे से उसके कंधे पर टिका दिया। उसके शरीर से आती वही जानी पहचानी खुशबू एक बार फिर मुझे सुकून देने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने धीरे से कहा, जियांग श्याओ श्याओ, अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें मुझसे प्यार न रहे तो मुझसे सच सच कह देना। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी तरफ उठाया। मैं अभी समझ भी नहीं पाया था कि वह क्या करने वाली है। अगले ही पल उसने सीधे मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसका ये अचानक किया हुआ चुंबन मेरे सारे ख्यालों को एक पल में बिखेर गया। कुछ देर बाद जब वह मुझसे अलग हुई मैं बस गहरी गहरी सांसें लेता रह गया। अब मेरे पास अभी वाला सवाल दोबारा पूछने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो फिर एक और सवाल पूछता हूँ। उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि आखिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आया, लेकिन तुमने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। जांग श्याओ श्याओ ने मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जांग फान, मुझे माफ करना, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं तुम में किसी एक खूबी से प्यार नहीं करती, मैं पूरे के पूरे तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तुम अभी मुझे पूरी तरह जानती भी तो नहीं हो। मुझ में अभी भी बहुत सी कमियां हैं। मैं कभी कभी बहुत संवेदनशील हो जाता हूँ, थोड़ा स्वार्थी भी हूँ, भावुक भी, और कई बार थोड़ा ठंडा भी हो जाता हूँ। मैं अपनी कमियां गिनाए ही जा रहा था कि उसने एक बार फिर अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। उसने धीरे से कहा, जांग फान, मैं तुम्हें जितना ज्यादा जानूंगी उतना ही तुमसे और ज्यादा प्यार करूंगी। उसकी ये छोटी सी बात दुनिया के किसी भी खूबसूरत प्रेम प्रस्ताव से ज्यादा असर कर गई। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसके चेहरे पर मौजूद उस छोटे से तिल को छुआ और कहा, ये तिल सच कहूं मुझे बहुत पसंद है। एक रात हम दोनों साथ बैठकर फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक जांग श्याओ श्याओ के फोन पर एक कॉल आई। जैसे जैसे वह सामने वाले की बातें सुनती गई उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे गंभीर होता गया। कॉल खत्म होने के बाद वह मेरे सामने आकर बैठ गई, धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना होगा, वहाँ एक जरूरी काम है, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैंने बेफिक्री से सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन उसे शायद अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। उसने फिर से मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके लौट आऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। मैं मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियांग श्याओ श्याओ के जाने के तीसरे दिन मुझे अचानक बी यून्याओ का फोन आया। फोन उठाते ही उसने बेहद शांत आवाज में कहा, जांग फान, मेरी और जांग श्याओ श्याओ की सगाई होने वाली है, तुम अपना सामान समेट लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बेहतर होगा कि इस बात को ज्यादा बड़ा मत बनाना। मैंने बिना कुछ बोले उसकी पूरी बात सुनी, फिर चुपचाप फोन काट दिया। इन 3 दिनों में मैं लगातार जियांग श्याओ श्याओ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन अब भी बंद आ रहा था। मेरे भेजे हुए किसी भी मैसेज का जवाब नहीं मिला। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि इस पूरी बात के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छिपा है, चाहे कुछ भी हो। मैं सिर्फ जियांग श्याओ श्याओ के मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था, लेकिन उन कुछ दिनों में मैं एक भी रात ठीक से सो नहीं पाया। अगर मैं कहूं कि बी यून्याओ की बातों का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ तो वो झूठ होगा। उसकी कही हुई सिर्फ एक बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मेरी और जियांग श्याओ श्याओ की सगाई होने वाली है। और मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करता वो बात उतनी ही गहराई से मेरे दिल में उतरती जा रही थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय अचानक एक अनजान महिला ने मेरा रास्ता रोक लिया। वह लगभग 40 साल की लग रही थी, लेकिन खुद को जिस तरह संभाल कर रखा था उन्हें देखकर कोई भी यही कहता कि उनकी उम्र मुश्किल से 30-35 साल होगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप मेरे साथ कुछ देर बात कर सकते हैं? मैंने एक नजर उनके कपड़ों पर डाली। उनका पहनावा बेहद सादा था, लेकिन उसी सादगी में एक अलग ही शाही ठाठ छिपा हुआ था, खासकर उनकी कलाई में पहना हुआ जेड का कंगन, जो पहली नजर में ही बेहद कीमती लग रहा था। उनके चेहरे पर शालीनता थी, बात करने का तरीका भी बहुत विनम्र था। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी
किसी साधारण परिवार से नहीं है। उन्होंने मुझे पहले से बुक किए हुए एक बेहद आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। उसी समय मुझे समझ आ गया कि वो पहले से पूरी तैयारी करके आई हैं। शाम की हल्की धूप अब भी हमारे शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरे पूरे शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं बी यूनियाओ की माँ हूँ। आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। उन्होंने आगे कहा, शायद बी आई यूनियाओ ने पहले भी तुमसे संपर्क किया होगा, लेकिन हो सकता है उसका बात करने का तरीका ठीक न रहा हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे आमने सामने बात करूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, तुम अभी भी श्याओ श्याओ की कंपनी में काम कर रहे हो, है ना? इतना कहकर उन्होंने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये कंपनी श्याओ श्याओ की कंपनी से किसी भी तरह कम नहीं है। अगर तुम यहाँ नौकरी करोगे तो तुम्हें पहले से भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उनकी बातों का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया। वह सीधे सीधे नहीं, लेकिन बेहद शालीन तरीके से मुझे श्याओ श्याओ की जिंदगी से दूर जाने के लिए कह रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बी आई यूनियाओ एंड श्याओ श्याओ दोनों से बहुत कुछ सुना है। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें भविष्य में इससे भी बेहतर लड़की मिलेगी। उनकी आवाज बेहद नरम थी, लेकिन हर शब्द के पीछे एक ऐसा दबाव था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मैं चुपचाप अपने सामने रखी उस कंपनी की जानकारी देखता रहा। दिल के अंदर एक अजीब सी कसक उठ रही थी। मेरी आंखें भी हल्की सी नम होने लगी थीं। तभी उन्होंने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसी पल मैं अपनी लाल होती आंखों के साथ हल्का सा हंस पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों और टीवी ड्रामों में दिखने वाला ऐसा दृश्य एक दिन मेरी अपनी जिंदगी में भी आ जाएगा, लेकिन मैंने उनका बैंक कार्ड लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं सिर्फ जियांग श्याओ श्याओ के मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत गलतफहमियों और अधूरी सच्चाइयों से थी। चाहे उम्मीद बहुत कम ही क्यों ना बची हो, फिर भी मैं उसके लौटने का इंतजार करना चाहता था। हाल ही में मेरी जिंदगी में उम्मीद से कहीं ज्यादा ऐसी बातें होने लगी थीं जिन्हें समझ पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। 2 दिन पहले बी आई यूनियाओ की माँ मुझसे अकेले मिलने आई थी और आज एक और अनजान आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए, क्या आप मिस्टर जियांग हैं? मैंने सिर हिलाया। जी, लेकिन आप कौन हैं? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते मिस्टर जियांग, मैं जियांग श्याओ श्याओ का पिता हूँ। मेरा नाम जियांग चेंशान है। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह फैल गईं। मैं मन ही मन सोचने लगा, तो ये हैं श्याओ श्याओ के पापा। लेकिन अगले ही पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जियांग श्याओ श्याओ के पिता अचानक मुझसे मिलने क्यों आए थे? क्या वो भी मुझे श्याओ श्याओ से दूर रहने के लिए कहने वाले थे, या फिर क्या वो भी मुझे पैसे देकर रिश्ता खत्म करने की बात करेंगे? मेरे मन में एक के बाद एक अनगिनत सवाल उठने लगे। मैं बेहद घबराया हुआ था। उनके सामने बैठते ही मेरे हाथ पैर तक ठंडे पड़ गए। मैंने विनम्रता से कहा, नमस्ते अंकल, क्या आज आप मुझसे किसी खास बात के लिए मिले हैं? मेरे मन में अब भी यही चल रहा था कि अब जबकि जियांग चेंशान खुद मुझसे मिलने आ गए हैं, तो शायद बी यूनियाओ और जियांग श्याओ श्याओ की सगाई की बात सच ही होगी। मैंने मन ही मन हल्की सी आह भरी। अफसोस, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड शायद अब दोबारा कभी नहीं मिलेगी। दिल में थोड़ा सा दुख तो था, लेकिन पहले जैसा नहीं। इन कुछ दिनों में मैं धीरे धीरे इस सच को स्वीकार करना शुरू कर चुका था। तभी जियांग चेंशान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, दरअसल मैं और श्याओ श्याओ की माँ काफी समय से तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमें कभी सही मौका ही नहीं मिला। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमसे मिलकर वाकई लगता है कि श्याओ श्याओ की पसंद बहुत अच्छी है। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में एक बड़ा सा सवाल उठ गया, ये आखिर हो क्या रहा है? उनका रवैया देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मुझे श्याओ श्याओ से दूर करने आए हैं। तभी जियांग चेंशान ने आगे कहा, इस बार श्याओ श्याओ विदेश इसलिए गई है क्योंकि उसे एक गोपनीय मीटिंग में शामिल होना था। इसी वजह से वो तुमसे संपर्क नहीं कर पाई। मुझे पता चला कि बी आई यूनियाओ और उसकी माँ तुमसे मिलने आए थे। मुझे डर था कि शायद उन्होंने तुमसे कुछ ऐसी बातें कह दी हों जो नहीं कहनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं कुछ पल तक उन्हें देखता ही रह गया, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, तो सगाई वाली बात, क्या आपकी और श्याओ श्याओ की सगाई होने वाली है? मेरी बात सुनते ही जियांग चेंशान मुझसे भी ज्यादा हैरान रह गए। उनके चेहरे पर खुशी और हैरानी एक साथ दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत पूछा, सच में? कब? मैं पूरी तरह उलझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हों। मैंने जल्दी से उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात समझा दी। मेरी बात सुनने के बाद वो कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि श्याओ श्याओ इतनी चिंतित क्यों थी और उसने जिद करके मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा। जियांग चेंशान ने मेरी तरफ देखकर गहरी सांस ली, फिर बोले, चलो अब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। कुछ दिन बाद जियांग श्याओ श्याओ वापस लौट आई। उस समय मैं रसोई में कुकीज बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरे घर में जली हुई चीजों की गंध फैली हुई थी और कमरे के कोने में रखे कोयले जैसे काले पड़े हुए कुकीज मेरी खराब कुकिंग का सबसे बड़ा सबूत थे। तभी दरवाजा खुला। जियांग श्याओ श्याओ कोट उतारने का भी इंतजार नहीं कर पाई। वह दौड़कर सीधे मेरे पास आई और मुझे पूरी ताकत से गले लगा लिया, इतनी जोर से कि मेरी सांस ही रुकने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, अगर तुमने ऐसे ही पकड़े रखा तो हमारी शादी की जगह सीधे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी आवाज सुनते ही उसने
तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। सॉरी, मैं हंस पड़ा। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। मैंने अपने हाथों से हीट रेजिस्टेंट दस्ताने उतारे और उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे का भाव कुछ अलग था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। वह धीमी आवाज में बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बीआई यूनियाओ और उसकी माँ इतनी नीच हरकत करेंगे। मैं सोच भी नहीं सकती था। अगर तुम सच में मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं तुम्हें वापस कैसे ढूंढ पाती? मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तुम्हारा परिवार इतना ताकतवर है, अगर मैं सच में कहीं चला भी जाता तो मुझे ढूंढना तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात थी? इतना कहते ही मुझे खुद ही एहसास हुआ कि मैं रोमांटिक कहानी का हीरो बनने के लिए शायद बिल्कुल भी नहीं बना हूँ। ऐसे समय पर मुझे शायद ये कहना चाहिए था, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा, या फिर कुछ और रोमांटिक। मैंने धीरे से अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिका दी, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर से आती वही जानी पहचानी खुशबू एक बार फिर मेरे दिल को सुकून देने लगी। तभी उसने धीरे से कहा, जांगफान, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। मैं बिना झिझक मुस्कुराया। अरे, उनके इतने घटिया झूठ पर मैं कैसे विश्वास कर लेता? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर जांग शाओ शाओ हल्के से हंस पड़ी। हाँ, हमारा जांगफान सबसे ज्यादा समझदार है। तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं सच में नहीं जानती अपनी खुशी और एहसान कैसे जाहिर करूं। उसी रात मैं चुपके से कंपनी गया और जो इस्तीफा मैंने पहले जमा कर दिया था उसे वापस चुरा लाया। इसके बाद मैंने पहले से पैक किया हुआ अपना सूटकेस फिर से खोला। उसमें रखा सारा सामान एक एक करके वापस अपनी जगह पर रख दिया। मैं मुस्कुराकर खुद से बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। इसके बाद मेरे और जांग शाओ शाओ के रिश्ते की बात आधिकारिक तौर पर सबके सामने आ गई। जांग शाओ शाओ के माता पिता दोनों ही मुझे बहुत पसंद करते थे। सच कहूं, उनका अपनापन देखकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था। कुछ दिनों बाद जांग शाओ शाओ की माँ ने मुझे घर पर खाने के लिए बुलाया। उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद हम सब साथ बैठकर बातें करते रहे। पूरा माहौल इतना गर्मजोशी भरा था कि कुछ देर के लिए मुझे लगा जैसे यही मेरी असली जिंदगी हो। बाद में मैंने ये पूरी बात अपने पापा को भी बता दी। जब उन्हें पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड जियांग शाओ शाओ है तो वो अचानक बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, इतनी अच्छी लड़की? बेटा, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इतना कहने के बाद वो कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर अचानक बोले, एक बात पूछूं? मैंने हैरानी से पूछा, क्या? उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, उस लड़की की आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं एकदम चौंक गया। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, अगर उसकी आंखें बिल्कुल ठीक होती तो वो तुम्हें कैसे पसंद कर लेती? उनकी बात सुनते ही मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि हंसू या नाराज हो जाऊं। मेरे पापा की बात सुनकर मैं बस बेबस होकर हंस पड़ा। सच कहूं, कभी कभी मुझे भी यही लगता था कि जियांग शाओ शाओ का मुझे पसंद करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ समय बाद बीआई यूनियाओ और मैं अच्छे दोस्त बन गए। वह अपनी हर बात बिना किसी झिझक के मुझसे शेयर करने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि बाहर से जितना वह ठंडा और सख्त दिखाई देता था, असल में वैसा बिल्कुल नहीं था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि वह मेरे साथ जियांग शाओ शाओ से भी बेहतर व्यवहार करता है। एक दिन हम दोनों एक बार में बैठे थे। हम कमरे के एक कोने में आराम से बातें कर रहे थे। अचानक बीआई यूनियाओ ने अपना फोन निकाला और मुझे एक फोटो दिखाते हुए पूछा, देखो कैसी है? जैसे ही मैंने फोटो देखी मेरी आंखें पूरी तरह फैल गईं। वाह, ये तो कमाल की खूबसूरत है। मैंने हैरानी से पूछा, ये कौन है? कोई नई अभिनेत्री है क्या? बीआई यूनियाओ हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, नहीं, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। मैंने दोबारा फोटो की तरफ देखा, फिर पूरी गंभीरता से बोला, इतनी भी खास नहीं है। आंखें थोड़ी छोटी हैं, डबल पलकें भी बराबर नहीं है, होंठ भी उतने आकर्षक नहीं है, और चेहरे पर ये तिल। मैंने फोटो में एक एक कमी निकालनी शुरू कर दी। सब कुछ कहने के बाद मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, खैर, अगर बहुत ज्यादा सोचें तो किसी तरह ये तुम्हारे लायक है। मेरी बात सुनते ही बीआई यूनियाओ जोर से हंस पड़ा। बस यहीं से हमारी बातें और खुलकर होने लगी। उसने बिना किसी झिझक के जियांग शाओ शाओ का नाम लिया और सिर से लेकर पैर तक उसकी एक एक कमी गिनानी शुरू कर दी। आखिर में उसने भी वही निष्कर्ष निकाला, वो तुम्हारे लायक नहीं है। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों जब भी मैं घर लौटता मुझे जियांग शाओ शाओ में हर चीज अजीब लगने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी हर आदत में कोई ना कोई कमी हो। मेरे इस बदले हुए व्यवहार से वो कई बार आहत हुई। आखिरकार एक दिन उसने खुद मुझसे पूछ ही लिया, सच सच बताओ, क्या बीआई यूनियाओ ने फिर से मेरी बुराई की है? मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर भौहें चढ़ाकर कहा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? मेरी बात सुनकर जियांग शाओ शाओ कुछ पल तक चुप रही। उसने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना ही बोली, नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। समय बीतता गया और देखते ही देखते हमारी शादी का दिन भी आ गया। सुबह की धूप चर्च की रंग बिरंगी कांच की खिड़कियों से होकर अंदर फैल रही थी। पूरा चर्च खुशियों और गर्मजोशी से भरा हुआ था। आज मैं और जियांग शाओ शाओ अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन का स्वागत कर रहे थे। मैं वेदी के सामने खड़ा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने अपने लिए खास तौर पर तैयार किया गया काले रंग का सूट पहन रखा था। मेरी नजर बार बार चर्च के दरवाजे की तरफ
चली जाती। मैं उसी पल का इंतजार कर रहा था जब जियांग श्याओ श्याओ मेरे सामने आएगी। तभी शादी की धुन बजने लगी। जियांग श्याओ श्याओ अपने पिता का हाथ थामे धीरे धीरे चर्च के अंदर आई। उसने सफेद रंग का बेहद खूबसूरत वेडिंग गाउन पहन रखा था। उसकी ड्रेस पर जड़े हुए चमकदार मोती रोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक बेहद कोमल मुस्कान थी और उसकी नजर शुरू से आखिर तक सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई थी। चर्च के बीचों बीच हमारी नजरें मिली। उस पल मेरे दिल में सिर्फ खुशी और भावुकता थी। मैं आगे बढ़ा और जियांग श्याओ श्याओ के पिता के हाथों से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर हम दोनों साथ साथ वेदी की ओर बढ़ गए। तभी उसके पिता ने धीरे से कहा, जाओ मेरी बेटी, अपनी खुशियों की ओर बढ़ो। शादी की रस्म सादगी से शुरू हुई, लेकिन उस पल की अहमियत हम दोनों के लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर थी। जब पादरी ने हमें आधिकारिक रूप से पति पत्नी घोषित किया, मैंने गहरी नजरों से जियांग श्याओ श्याओ की तरफ देखा। फिर धीरे से कहा, श्याओ श्याओ, आज से चाहे हमारी जिंदगी में खुशियां आए या मुश्किलें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। जियांग श्याओ श्याओ की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उसने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, जियांग फान, मैं भी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। चाहे धूप हो या तूफान, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। मैंने धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। उस एक पल में हम दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर दी। शादी की रस्म पूरी होने के बाद दोनों परिवारों और अपने सभी दोस्तों की शुभकामनाओं के बीच हम हाथों में हाथ डाले चर्च से बाहर निकले। धूप में हम दोनों की परछाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मानो हमारी प्रेम कहानी अब सच में एक नई शुरुआत कर रही हो। रात को हम दोनों फूलों और मोमबत्तियों से सजे अपने कमरे में बैठे थे। मैंने धीरे से जियांग श्याओ श्याओ को अपनी बाहों में लिया, फिर उसके कान के पास झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, मेरी राजकुमारी, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी? जियांग श्याओ श्याओ चुपचाप मेरे सीने से लग गई। उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे सुकून भरी मुस्कान थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक आपने शिवराइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि ऐसी ही धमाकेदार म्यानवा और एनिमे स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना अगली वीडियो किस म्यानवा या एनिमे पर देखना चाहते हो। मैं हूं शिवराइट, मिलता हूं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।